Hello friends. From today onwards, we are completing our Insta test series that is going on in Insight IS website. We are doing 100 question, a series of 100 question in each lecture that is coming in the PDF format. Okay, now start. Now we are starting from the question number 1. Consider the following statements regarding concerns with GDP, gross domestic product, as a measure of development. The first point is, if the GDP of the country is rising, the welfare may not rise simultaneously. Second one, many activities in an economy are not evaluated in monetary terms. And the last one, third one, positive and negative externalities are not measured. तो इसमें से which of the statements given above is are correct? करेक्ट बताने हैं तो इसका आंसर है all of three are correct. डी ऑप्शन. तो क्या है इसमें? GDP measures the aggregate production of final goods and services taking place within the domestic economy during a year. तो इसमें कीवर्ड्स हैं कि फाइनल गुड सर्विस लेते हैं, नॉट इंटरमीडिएट, डोमेस्टिक इकोनॉमी को लेते हैं और एक साल के अंदर लेते हैं टाइम पीरियड. बट द होल ऑफ इट मे नॉट एक्रू टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री. वही कह रहा है कि मतलब एक ऐसा नहीं है कि ईच पर्सन इंडिविजुअली इक्वल अमाउंट होल्ड करता है ना. दैट इज वेरी मच क्लियर. We may not tempted to treat higher level of GDP of a country as an index of greater well-being of the people of that country. That is what I am saying. To account for price changes, we may take the value of real GDP instead of nominal GDP. वही कि इन्फ्लेशन से उसको हटाने के लिए हम लोग नॉमिनल की जगह रियल लेते हैं कि केवल प्राइस इंक्रीज से ही GDP इंक्रीज ना दिखे, इसलिए. ठीक है. बट देयर आर एटलीस्ट 3 रीजन्स वाई दिस मे नॉट बी करेक्ट. जो हमने कहा कि ऐसा हो सकता है कि GDP जो है वो जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं एज अ ग्रोथ मॉडल वो सही ना हो. इसके लिए 3 रीज़न उसने दिए हैं. पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ GDP. हाउ यूनिफॉर्म इज इट? इफ द GDP ऑफ अ कंट्री इज राइजिंग, द वेलफेयर मे नॉट राइज एज अ कॉन्सिक्वेंस. हाउ? दिस इज बिकॉज द राइज इन GDP मे बी कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वेरी फ्यू इंडिविजुअल्स और फर्म्स. है ना कि वही रिसोर्सेज जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि कुछ रिच लोगों के पास 1% और 2% ऑफ द कम्युनिटी दे होल्ड more than 80 to 90% of the resources, and the rest are in the situation of poverty and not well-being. ठीक है, तो ये सब हो सकता है. For the rest, the income may in fact have fallen. है ना, वही बात. Second point is non-monetary exchanges. Many activities in an economy are not evaluated in monetary terms. For example, the domestic service women perform at home are not paid for. Like in many of our families, जहाँ पर औरतें काम करती हैं घर का और उनका कोई सैलरी वगैरह काउंट या उनके काम को काउंट नहीं किया जाता है मॉनेटरी टर्म में, तो वो GDP में कैलकुलेट ही नहीं होता उनका काम. एंड द थर्ड वन इज एक्सटर्नैलिटीज. एक्सटर्नैलिटीज रिफर टू बेनिफिट्स ऑफ फर्म और एन इंडिविजुअल कॉजेज टू अनदर फॉर विच दे आर नॉट पेड. एंड एक्सटर्नैलिटीज हमने ऊपर देखे थे, जो ऑप्शन था तीसरा, कि पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. पॉजिटिव हो सकता है कोई इंडस्ट्री जो है वो ग्रीन हाउस ग्रोथ को प्रमोट कर रही हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम कर रही हो, है ना. लेकिन कोई और कंपनी है लाइक कोल माइंस, वो उसको प्रमोट कर रही हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ा रही हैं, फिर भी उस एक्सटर्नलिटी को काउंट नहीं करते हैं कि कौन बेनिफिशियल है कौन नॉन बेनिफिशियल है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना. तो उसको नहीं काउंट करते. तो ये 3 पॉइंट जो है GDP इसको मिस करता है, इसको नहीं काउंट करता. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ GI टैग प्रोडक्ट्स एंड देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स. तो इसमें प्रोडक्ट और स्टेट को मैच करना है. तो पहला प्रोडक्ट है टॉलोल पुआन. टॉलोल पुआन स्टेट सिक्किम दिया हुआ है. काजी नेमू स्टेट मिजोरम दिया है. पॉन्डुम स्टेट केरला दिया हुआ है. तो इसमें क्या है? इसमें ऑल द ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, कोई भी करेक्टली मैच नहीं है. क्या देखते हैं कैसे. तो सॉल्यूशन में ये है कि द अबव प्रोडक्ट रिसीव GI टैग इन द ईयर 2019-20. अभी इसी साल मिला हुआ है इनको GI टैग, इसलिए एक न्यूज़ में है. तो पहला जो प्रोडक्ट हमने देखा टॉलोल पुआन, इट्स अ कॉम्पैक्टली विवन फैब्रिक फ्रॉम मिजोरम. नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम में मिलता है. ये एक विवन हाथ से बुना हुआ एक है वो फैब्रिक है, वो है ये. ठीक है. एंड दिस टॉलोल पुआन इज नोन फॉर वार्प यार्न्स, वार्पिंग, वीविंग एंड इंट्रिकेट डिजाइंस दैट आर मेड बाय हैंड्स. हैंडमेड होता है. इसके अलावा टॉलोल पुआन विच होल्ड्स हायर सिग्निफिकेंस इन द मिजो सोसाइटी इज प्रोड्यूस्ड थ्रू आउट द मिजोरम, एजवाल एंड थेंजॉल टाउन बीइंग द मेन सेंटर्स ऑफ द प्रोडक्शन. वैसे तो सब जगह होता है, मेन टाउन जो इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं वो दिए हुए हैं. एजवाल जो उनकी कैपिटल है, इसके अलावा थेंजॉल. नाउ द सेकंड प्रोडक्ट काजी नेमू. दीज आर फाउंड एंड कल्टिवेटेड इन द स्टेट ऑफ असम. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ही मिलता है. दीज लेमन्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ असमीज क्विजिन. तो ये एक लेमन के टाइप हैं और ये असम के क्विजिन में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं. काजी नेमू असम. ठीक है. नाउ द थर्ड प्रोडक्ट इज पॉन्डुम.
इट इज़ एन एसेंशियल ट्रेडिशनल क्लोथ ऑफ द मीजो कम्युनिटी। ये भी क्लोथ है। इट इज़ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ फैब्रिक विच आर यूज्ड एज अ बॉडी रैप बाय बोथ मैन एंड वीमेन। तो रेक्टेंगुलर टाइप का रुमाल बड़ा सा ऐसा समझ सकते हैं, फैब्रिक है जो मैन और वीमेन दोनों पहनते हैं, और ये मीजो कम्युनिटी का है, मिजोरम का ही है ये। तो पॉन्डुम और तौलोरगुन दोनों ही एक तरीके का फैब्रिक ही, एक तरीके के कपड़े ही हैं, और ये जो है ये बेसिकली हमें मिलता है वहाँ पर, क्या कहते हैं, टोनोंगुआन में, उसमें मिजोरम में। ओके, now the third, consider the following statements regarding Ensure National Livestock Mission EDEG portal। क्या है इसमें, ये जो Ensure के नेशनल लाइव स्टॉक मिशन जो EDEG पोर्टल काफ़ी न्यूज़ में भी रहा, तो इसके दोनों पॉइंट क्या दिए हुए हैं स्टेटमेंट्स। द पोर्टल इंश्योर स्मूथ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT टू बेनिफिशियरीज अंडर नेशनल लाइव स्टॉक मिशंस, पहला है। दूसरा, इट वॉज डेवलप्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC एंड ऑपरेटेड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड फिशरीज। तो इसमें पूछा है कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, करेक्ट पूछा है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें केवल पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। देख लेते हैं इसको, इसके बारे में। तो ऑनलाइन पोर्टल टू फैसिलिटेट DBT लॉन्च्ड, अच्छा ये जो ये मतलब एक तरीके का जो ये हम पढ़ रहे हैं इंश्योर, ये एक ऑनलाइन पोर्टल ही है, और इसमें क्या करेंगे, स्मूथ DBT ट्रांसफर जो है बेनिफिशियरीज को NLM के अंदर, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो ये पहला पॉइंट तो सही है हमारा। तो क्या है कि जो ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर नेशनल लाइव स्टॉक मिशन EDEG, ठीक है, डेवलप्ड बाय NABARD एंड ऑपरेटेड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड फिशरीज। तो ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो ध्यान, ये हमने वही देखा कि NIC ने नहीं, इसको NABARD ने डेवलप किया है, बस ये इसीलिए दूसरा B पॉइंट गलत है, दूसरा पॉइंट। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, द नेशनल लाइव स्टॉक मिशन हैज़ बीन कंसीव्ड बाय गवर्नमेंट फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द लाइव स्टॉक सेक्टर अंडर द मिशंस कॉम्पोनेंट कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। वही जो EDEG हम बार बार पढ़ रहे हैं, उसका ये शॉर्ट, ये फुल फॉर्म उसका है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। नाम से समझ में आ रहा है कि लाइव स्टॉक जो है फार्म में, उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना है। सब्सिडी पेमेंट फॉर एक्टिविटीज रिलेटेड टू पोल्ट्री, small ruminants, pigs, etc. through DBT direct benefit transfer goes directly to the beneficiary's account। तो जो भी सब्सिडी देनी है वो किसी के मिडिल मैन वगैरह के थ्रू नहीं, डायरेक्टली DBT के थ्रू ही दिया जाएगा, इसीलिए ये इंश्योर प्रोग्राम है ऑनलाइन पोर्टल। इन ऑर्डर टू मेक इट बेटर, सिंपलर एंड ट्रांसपेरेंट, द NABARD हैज डेवलप्ड एन ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर। उसका एड्रेस दिया हुआ है insure.nabard.org, सो दैट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बेनिफिशियरी एंड प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन कैन बी मेड रेडिली अवेलेबल। तो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी इस पोर्टल में। और द फोर्थ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम ATUFS, अटूफ्स जो भी कहना है कह ले याद करने के लिए। तो ATUFS का फुल फॉर्म क्या है, अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम। ये भी अभी रिसेंट में ही अमेंड हुआ है इसका। तो क्या है ये, मतलब लॉन्च हुई है। इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पहला पॉइंट। दूसरा, अंडर द स्कीम सब्सिडी इज गिवन टू द यूनिट्स और एंटिटीज थ्रू नोडल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड नॉट थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसमें देखना है। तो इसमें अगर हम थोड़ा सा गैस भी कर लें तो इसमें हम लोग थोड़ा एक बार देख ही लेते हैं इसको ठीक से। तो उसका सोल्यूशन है B, सेकंड इसका केवल करेक्ट है, पहला गलत है। तो अतुफ ATUFS जो है वो किसका है, द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इज इम्प्लीमेंटिंग अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम। टेक्नोलॉजी सुन के हो सकता है हम साइंस टेक को इसको सही मान लें, लेकिन ये गलत है, ध्यान रखिएगा। इसको बस याद रखने का तरीका यही है कि थोड़ा सा अंदाज़ा रखिए कि टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ मतलब टेक्सटाइल अपग्रेडेशन को बहुत प्रमोट किया जा रहा है कि हम कैसे वर्ल्ड में, कैसे ग्लोबल लेवल पे कॉम्पीट करें। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर याद रख सकते हैं तो रखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, अपग्रेड करनी टेक्नोलॉजी। तो ये जो है ये इम्प्लीमेंट हो रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम 13/1/2016 से चल रहा है फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years। अंडर द ATUFS देयर इज अ प्रोविजन ऑफ वन टाइम कैपिटल सब्सिडी फॉर एलिजिबल बेंचमार्क्ड मशीनरी एट द रेट ऑफ 15% फॉर गारमेंटिंग एंड टेक्निकल टेक्सटाइल सेगमेंट विद अ कैप ऑफ ₹30 crores and at a rate of 10% for weaving, processing, jute, silk and handloom segments with a cap of 20 crore। तो दो तरीके के सेक्शन में बांटा है जो भी सब्सिडी दी जाएगी। तो वन टाइम कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी उनको 30 करोड़ रुपए की कैप है, 15% रेट पर किसको, गारमेंटिंग और टेक्निकल टेक्सटाइल को, क्योंकि इसको बहुत प्रमोट कर रही है। इसके अलावा जो वीविंग, प्रोसेसिंग, जूट, सिल्क और जो हमारा हैंडलूम वगैरह सेगमेंट है ना, जो हम लोग जो बेसिकली ये MSME का पार्ट भी है, तो वो जो है उसके लिए 20 करोड़ का रखा गया है और उसको 10% पे दिया जाएगा रेट पे। अच्छा,
इसके अलावा जो TUFS है एक अमेंडेड अब कर रहा है, वैसे उसका पहले नाम TUFS था, उसको अमेंड किया है, कुछ बढ़ा दिया है, वही सब 15%, 10%, 30 करोड़ 20 करोड़। तो TUFS इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब 100% सेंट्रल करता है, स्टेट का कोई रोल नहीं होता। बीइंग इम्प्लीमेंटेड ऑन अ फाइनेंशियली सेंटर करता है, being implemented on a pan-India basis. However, under the scheme, subsidy is given to the units or entities through nodal financial institution and not through the state government. तो फाइनेंस तो सेंट्रल 100% करता ही है, लेकिन इसमें स्पेशल ये है कि इसमें नोडल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे, है ना, वो देंगे उसको, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल होगा फाइनेंस को वो करने, डिवाइड करने में, लोगों को देने में। स्टेट का कोई रोल नहीं है, बस ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डेफिसिट्स। तो पहला ही है, फॉर द लास्ट 5 फाइनेंशियल ईयर्स, 2019-20 को भी जोड़कर, इंक्लूडिंग 2019-20, द रेवेन्यू डेफिसिट हैज़ बीन इंक्रीजिंग कॉन्सिक्वेंटली। ये था ना, कंसिक्यूटिवली, मतलब कंसिक्यूटिवली 5 साल में हर साल रेवेन्यू डेफिसिट जो है बढ़ता ही जा रहा है। सेकेंड है, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग इज मार्केट बोरोइंग। तो इनमें से बताना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो इसमें दूसरा ही सही है ऑब्वियसली, ठीक है। तो कैसे देखते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिसिट पहले देख लेते हैं, थोड़ा सा हम इसको स्टडी कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं कैसे क्या हो रहा है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं इकोनॉमी में, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज हो जाएगा। रेवेन्यू डेफिसिट, द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट, सीधे सीधे। फिर है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट एंड ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। कि हो सकता है कि ग्रांट रेवेन्यू की तरह दिया गया हो, लेकिन उससे कैपिटल एसेट क्रिएट हो रहा है, उसको नेगेटिव हटा देते हैं, डिफरेंस घटा देते हैं टोटल रेवेन्यू डेफिसिट से, तो वो होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। फिर है फिस्कल डेफिसिट, द एक्सेस ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट दैट डू नॉट क्रिएट डेट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा कैपिटल, मतलब जो भी हम वो कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट का जो भी एक्सपेंडिचर है ज़्यादा हो, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट से जो भी पैसा आ रहा है और जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है, और जिसमें डेप्ट क्रिएट जो नहीं कर रहा है, तो उसको लेते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट हम लोग बेसिकली अलग से बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको जल्दी से आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी डेफिसिट, द फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, तो उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट में जो भी हमने इंटरेस्ट पे कर दी वो बचा प्राइमरी डेफिसिट। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने ये इनसाइट्स के लोगों ने ये उसकी NCERT का ले रखा है, एक स्क्रीनशॉट टाइप का, तो इसको अपना टाइम मिले तो आप लोग कर लीजिएगा। इसमें कुछ मतलब वही जो बोला है वही चीज़ें हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं ज़्यादातर चीज़ें। आगे आते हैं, एनालाइज द बिलो ग्राफ गिवन टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड्स इन अदर टाइप ऑफ डेफिसिट एज वेल। डेफिसिट ट्रेंड दिया हुआ है, अगर मतलब इसको पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है नो डाउट। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि फिस्कल डेफिसिट का हम लोग अगर थोड़ा, ये सबसे ऊपर वाली लाइन फिस्कल डेफिसिट की है, 3.8 लास्ट के 3 साल 5 साल के देख लीजिए, 5.5 3.5 3.3 है, 3.5 चलता आ रहा था, 3.4 थोड़ा कम हुआ, फिर बढ़ गया एकदम से 3.8 19-20 के उसमें रिवाइज एस्टिमेट में, और बजट एस्टिमेशन में 3.5 फिर से बोल रहा है। अच्छा, हमारा कंसर्न है, और बहुत दिया हुआ है, हमारा कंसर्न जो था रेवेन्यू डेफिसिट का था। तो रेवेन्यू डेफिसिट उन्होंने बोला कि देख लीजिए फिर से क्या बोला था रेवेन्यू डेफिसिट से, जो ऑप्शन में था कि फॉर द लास्ट 5 फाइनेंशियल ईयर्स द रेवेन्यू डेफिसिट हैज़ बीन इंक्रीजिंगली, देख लेते हैं कॉन्सिक्यूटिवली। तो इसमें क्या है, हाँ नहीं, देखिए साफ साफ गलत है ये कि रेवेन्यू डेफिसिट में क्या है, 5 साल का लीजिए आप, 2016-17 2.1 था, फिर तो 2017-18 में 2.6 हो गया, बढ़ा, ठीक है, फिर 18-19 में कम हो गया 2.4 हो गया, फिर 19-20 के रिवाइज्ड में ये 2.4 ही रहा, सेम रहा, और फिर बजट एस्टिमेट 2020-21 में 2.7 हो गया। इसका क्या मतलब है कि कंसिक्यूटिवली तो नहीं बढ़ रहा है, बल्कि एक जगह तो कम भी हो गया है। तो वी कैन से क्लियरली स्टेट दैट फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने यूनियन बजट का भी कुछ वो ले रखा है फोटो। तो सोर्सेज ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, क्या क्या सोर्सेज हैं, तो इसमें देख सकते हैं हम लोग कि हम लोग बजट के लिए एक अलग से कर लेंगे, उसमें कर लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम देने का कोई मतलब नहीं है। आगे क्वेश्चन में आते हैं, है ना। इसमें बजट जो भी हमारा वो था सेगमेंट ऑप्शन थे वो तो क्लियर हो गए कि क्या क्या थे, तो आगे बढ़ सकते हैं नो डाउट। कंसीडर द, छठा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग FRBM रिव्यू कमेटी। पहला, द FRBM रिव्यू कमेटी वॉज सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विजय केलकर। सेकेंड ऑप्शन, द फिस्कल एंड रेवेन्यू डेफिसिट टारगेट्स फॉर 2022-23 वर 2.5% एंड 0.8% रिस्पेक्टिवली। तो इसमें क्या है कि जो पहला FRBM रिव्यू कमेटी थी वो विजय केलकर की नहीं थी, दूसरा लेकिन सही है कि जो फिस्कल टारगेट जो इन्होंने दिए हुए हैं स्टेटमेंट में, फिस्कल और रेवेन्यू डेफिसिट के 22-23 के, वो सही है। 2.5 है फिस्कल का
और रेवेन्यू का है 0.8। देख लेते हैं क्या है। तो FRBM रिव्यू कमेटी चेयरपर्सन इसके मिस्टर NK सिंह हैं, ना कि केलकर। सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन जनवरी 2017। द रिपोर्ट वॉज मेड पब्लिक इन अप्रैल 2017। तो ठीक है, ये याद रखना है कि रिव्यू कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे। टू अचीव द टारगेटेड डेट टू GDP रेशियो, इट प्रपोज ईयरली टारगेट टू प्रोग्रेसिवली रिड्यूस द फिस्कल एंड रेवेन्यू डेफिसिट टिल 2023। तो इन्होंने एक टारगेट दिया है कि 2023 तक धीरे धीरे हमें ग्रेजुअली अपना कम कर देना है फिस्कल और रेवेन्यू डेफिसिट। तो अब आगे देख लेते हैं, टारगेट भी देख लेते हैं, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, 17-18 जब से शुरू हो रहा है तो फिस्कल डेफिसिट टारगेट दिए हुए हैं डेफिसिट के, फिस्कल और रेवेन्यू डेफिसिट के। तो फिस्कल का टारगेट 3% पे ले आना है फिस्कल डेफिसिट को, और रेवेन्यू डेफिसिट को 17-18 में 2.1% पे ले आना है। डेट की बात करें तो 47.3% जो है वो GDP का परसेंटेज वाइज डेट पे रखना है इसको, मतलब जितना हमारा GDP है उसमें 47.3% से ज़्यादा डेट नहीं होना चाहिए। 18-19 में आ जाए तो सेम, फिस्कल डेफिसिट 3, रेवेन्यू और कम कर लेना 1.8%, और डेट जो है वो 45.5% पे ले आना है और कम कर लेना है डेट भी। 19-20 में फिस्कल डेफिसिट सेम 3% पे रखो, रेवेन्यू डेफिसिट को 1.6% ले आओ और डेट को और कम कर लो, कितना 43.7% कर लो। अच्छा लेकिन अब 2020 to 21 इसमें ग्रेजुअल चेंज हमें फिस्कल डेफिसिट में करना पड़ेगा, 2.8% पे लाना पड़ेगा। रेवेन्यू डेफिसिट में और कम कर लो, 1.3% पे ले आओ, और डेट टू GDP जो है वो 42% पे मैक्सिमम रख सकते हो। फिर है 2021-22, इसमें फिस्कल डेफिसिट और 0.2% कम कर लो, 2.6% कर लो, रेवेन्यू डेफिसिट 1.1% और डेट टू GDP 40.3%। 2022-23 में फिस्कल डेफिसिट 2.5%, रेवेन्यू डेफिसिट 0.8% और डेट टू GDP है 38.7%। ये हमारा लास्ट में टारगेट है 23 तक आना है, ठीक है। तो 23 का टारगेट बस याद रख सकते हैं कि हमें वहाँ तक पहुँचते फिस्कल डेफिसिट को 2.5 कर देना है, रेवेन्यू डेफिसिट को 0.8 कर देना है, और इन दोनों से हमारा सेकंड स्टेटमेंट सही प्रूव हो जाता है। और डेट टू GDP रेशियो भी अगर याद रख सकते हो तो रखिए कि 38.7% पे रखना है। अच्छा, अगला जो है क्वेश्चन हमारा 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री और कंट्रीज वर नेम्ड फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज बाय मॉर्गन स्टैनली इन 2013। तो ये 5 कंट्रीज के नाम दे रखे हैं, उनको बोला है कि कौन कौन सी फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी है। तो रशिया, टर्की, ब्राज़ील, इंडिया। तो किसको किसको रखेंगे, ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन है 2, 3, 4। रशिया को छोड़ के टर्की, ब्राज़ील और इंडिया को फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में रखा गया। तो देखते हैं क्या है ये, मॉर्गन स्टैनली निकालता है, याद रखना ये। तो फ्रेजाइल 5 इज अ टर्म कॉइन्ड बाय अ मॉर्गन स्टैनली फाइनेंशियल एनालिस्ट इन 2013 to represent emerging market economies that are too dependent on unreliable foreign investment to finance their growth ambition। ठीक है, तो क्या है इसमें कि 2013 में इन्होंने निकाला था कि इसमें क्या है कि इमर्जिंग जो इकोनॉमी है जिसमें इंडिया भी पार्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे अनरिलायबल फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, कि ना, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो मे भी मतलब बहुत एक्सटर्नलिटीज़, बहुत इंटरनेशनल कंडीशंस पे डिपेंड करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और उस पर बहुत ज़्यादा अगर डिपेंडेंसी हम एज ए डोमेस्टिक कंट्री के एज ए डोमेस्टिक मार्केट ग्रोथ पे रखते हैं, कि उस पर डिपेंड है हमारी ग्रोथ, तो फिर वो फ्रेजाइल में आ जाती है अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनली फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो आगे देखते हैं, द ओरिजिनल मॉर्गन स्टैनली कंट्रीज इन 2013 वर ब्राज़ील, इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका एंड टर्की। कौन कौन सी 5 है, ब्राज़ील, इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, टर्की। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि ब्रिक्स की 3 कंट्री हैं, ब्राज़ील, इंडिया, साउथ अफ्रीका। इसके अलावा एक साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया है और एक अरब में टर्की हो गई। टर्की बेसिकली मिडिल ईस्ट की और यूरोपियन कंट्री के बॉर्डर पे टर्की हो गई। तो ये 5 कंट्रीज हैं। इन एन अपडेटेड लिस्ट इशूड इन दिसंबर 2016, मॉर्गन स्टैनली नेम्ड कोलंबिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका एंड टर्की। अच्छा, एक अपडेटेड लिस्ट में इन्होंने कोलंबिया को, इंडोनेशिया को, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, टर्की, ये इन्होंने वो बना लिया है, अपडेटेड लिस्ट पे इशू किया है इन्होंने, उसमें इसमें इनको भी रख दिया है ना। हाँ ठीक है, कोलंबिया, इंडोनेशिया, 1 2 3 1 2 3 4। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि क्या कहते हैं, मुझे लग रहा है इसमें इन्होंने लिखा नहीं है, इंडिया भी इसमें पार्ट होगा, टर्की, ब्राज़ील, इंडिया। अच्छा नहीं, अब वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऑफबीट है। 2013 में जब बनी थी तब ये जो कंट्रीज़ का ऑप्शन हुआ है, 16 में चेंज हो गया है। 16 में इंडिया को भी हटा दिया है इन्होंने, कोलंबिया को रखा है, इंडोनेशिया पहले थी अब भी है, मैक्सिको नया आ गया है कोलंबिया के साथ, साउथ अफ्रीका पहले भी थी अब भी है, टर्की भी पहले भी थी अब भी। तो हटा कौन कौन से ऐसे याद रख सकते हैं, ब्राज़ील को हटा दिया है, इंडिया को हटा दिया है,
और बस ब्राज़ील इंडिया हट के कोलंबिया और मेक्सिको आ गया, ऐसे याद रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ नेशनल चैलेंज आइडिएट फॉर इंडिया क्रिएटिव सॉल्यूशन यूजिंग टेक्नोलॉजी इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर, तो ये जो आइडिएट फॉर इंडिया क्रिएटिव सॉल्यूशंस यूजिंग टेक्नोलॉजी, ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म है। क्या करता है देखते हैं आगे। अ नेशनल चैलेंज फॉर यूथ आइडिएट फॉर इंडिया क्रिएटिव सॉल्यूशंस यूजिंग technology was launched in New Delhi recently. National E-Governance Division, Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India and Intel India have designed it. तो किसने किया है, भी इंपॉर्टेंट है कि माइटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके अंदर नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन है, इंटेल इंडिया के साथ मिलकर उन्होंने डिज़ाइन किया है। The aim of this challenge is to give young students of our country a platform and opportunity to become solution creator for the problem they see around them and their communities. This initiative will allow the participants to gain a basic understanding on skills of the future, such as design thinking, ideation, idea generation, making, do-it-yourself concept, collaboration, etc. The objective of this national challenge is to empower youth and enable them to create a difference in their community. है ना, कुछ मतलब समझ रहे ना कि एम्पावर करना और कोई इनोवेटिव सोल्यूशन लाए, कम्युनिटी में कुछ डिफरेंस आए, बेटरमेंट कम्युनिटी का हो, इस टाइप से। तो कैसे कैसे करेंगे, बाय स्किलिंग देम टू री इमेजिन सोल्यूशन टू सॉल्व लोकल क्रिटिकल इशूज एंड बाय इंस्पायरिंग देम टू बिकम फ्यूचर टेक्नोलॉजी क्रिएटर्स एंड इनोवेटर्स बाय डेवलपिंग इंडिजिनस सोल्यूशन। तो बस इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना किसने किया है, इसको किसके लिए है, स्कूल स्टूडेंट्स यंग माइंड के लिए है, और बस यही सब है। अगला है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट समटाइम्स सीन इन न्यूज इज रिलीज्ड बाय। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है वो अंकटाड निकालता है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट सॉरी। तो इसमें क्या है कि द अंकटाड्स वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2017 स्टेटेड दैट इंडिया विल बी बिहाइंड ओनली द यूएस एंड चाइना इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिवनेस over the next 2 years, making it among the top 3 most attractive investment designations in the world. The report emphasized that there was global interest in mergers and acquisitions in the Indian market, as multinational organizations eye capturing the fast growing Indian market. तो वही वो कह रहा है कि अंकटाड ने क्या बोला है कि इंडिया जो है टॉप 3 अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट है अगले 2 साल के लिए पूरे वर्ल्ड वाइड। बस यही है इसमें इंपॉर्टेंट है कि कौन निकालता है। बस आगे बढ़ता हूँ। Consider the following statement regarding structure of नीति आयोग। PM is its chairman, पहला। दूसरा स्टेटमेंट है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज इट्स वाइस चेयरमैन, एंड थर्ड वन इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द PM, एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर्स मैक्सिमम ऑफ 4 members ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द PM। तो इसमें पूछा है कि इन्होंने कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसमें पहला सही है, चेयरमैन होते हैं, और इसके अलावा इसमें ये गलत है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होता, CEO अलग होता है। इसके अलावा इसके अलावा क्या कहते हैं, CEO होता है, PM बनाता है, एंड लास्ट वन एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं 4 मैक्सिमम यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, जो प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा, मैक्सिमम 4 लोग। देख लेते हैं थोड़ा सा। तो फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क नीति आयोग का, इन एडिशन टू PM एज ए चेयरमैन इट विल कंप्राइज, वाइस चेयरमैन कौन होगा, अपॉइंटेड बाय द PM, है ना। तो जो इसमें 2 दिया हुआ था कि क्या यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर वाइस चेयरमैन होगा, ऐसा कुछ नहीं है, PM है ना, अपॉइंट कर सकता है कोई भी। इसके अलावा मेंबर्स फुल टाइम एज फुल टाइम, पार्ट टाइम मेंबर्स मैक्सिमम ऑफ 2 फ्रॉम लीडिंग यूनिवर्सिटीज, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर रेलिवेंट इंस्टीट्यूशंस इन एन एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी। पार्ट टाइम मेंबर्स विल बी ऑन अ रोटेशनल बेसिस, ये याद रखना है। एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन कौन से हो सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ 4 members ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय PM, ये हमने देखा था, ये भी सही पॉइंट है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO टू बी अपॉइंटेड बाय द PM फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर इन अ रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिक्स टेन्योर के लिए CEO बनाया जाएगा। इसके अलावा एक सेक्रेटेरिएट होगा जो कि एज डीम नेसेसरी अगर लगेगा तो बना देंगे। तो दीज आर 10 क्वेश्चंस। द नेक्स्ट इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट फॉर्म ऑफ सेगमेंट्स ऑफ क्वेश्चंस, and we will try to complete it as soon as possible and start with next PDF. Okay, thank you.